नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अहम मुद्दों के साथ आतंकवाद का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसे आतंकवाद का जनक कहा। पाकिस्तान के सामरिक और आर्थिक साथी चीन के सामने ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद का राजनीति के लिए इस्तेमाल विकास में आड़े आएगा। बेहतर हो कि ब्रिक्स देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़े। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हाथ थामा तो वाणिज्य और व्यापार समेत उस आतंकवाद का मुद्दा भी उठा जो पूरी दुनिया में खून खराबा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के दोस्त चीन के सामने ही आतंकवाद पर खरी खरी कही और पाकिस्तान को आतंकवाद की मां करार दिया। Criminality should be the only basis for punitive action against the individuals and organizations responsible for carrying out terrorist acts. मोदी ने नापाक पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन तीर निशाने पर लगा। दुनिया भर में भारत को मजबूत करने में लगे मोदी ने भारत और पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद के खतरे को सबसे बड़ी चुनौती करार दिया और मसूद अजहर जैसे आतंकी पर पाबंदी लगाने में आड़े आने वाले चीन को भी जमकर सुनाई। Our response to terrorism must therefore be nothing less than comprehensive, and we need to act both individually and collectively. भारत के सामने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की असली चुनौती चीन से है। एशिया में बड़ी शक्ति बन रहे भारत से चीन चिंता में है और राजनीतिक फायदों के लिए भारत के दुश्मन पाकिस्तान को मदद दे रहा है। इसलिए मोदी ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के लिए कोई सिलेक्टिव अप्रोच किसी देश का भला नहीं कर सकती। उरी हमले के बाद से मोदी विश्व मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति पर ही चल रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात में भी यही नीति अपनाई गई। जिनपिंग ने यह भरोसा भी दिया आतंकवाद पर चीन और भारत के बीच मतभेद नहीं है, लेकिन क्या सच में आतंकवाद के खिलाफ चीन कड़ा रुख अपनाएगा? क्या मसूद अजहर जैसे आतंकी और आतंक को पोसने वाले देश को मदद देना बंद करेगा? महासिद्दीकी के साथ गौरव सावंत, गोवा आज तक। एक बड़ी बात है ये, और इस बड़ी बात में आपको एक और यहां पर जो काफी मायने रखता है, ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, ये हुआ है पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स। तो ऐसे में जो भारत का जो यहां पर प्रभुत्व है उसको लेकर क्या थोड़ी सोच बदली होगी चीन की भी? ये बड़ा मायने रखता है, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं और सबका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जी पार्थसारथी जी मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट हैं। आपका स्वागत है और इनकी राय काफी मायने रखती है क्योंकि कई चीजों पर काफी इनकी जो बातें हैं वो सरकार ने भी कई मौकों पर अलग अलग सरकारों ने मानी। हमारे साथ जनरल शंकर प्रसाद हैं और आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि स्ट्रेटेजी के लिहाज से कौन आगे बढ़ सकता है। हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ नाथ सिंह जी भी हैं बीजेपी के, आपका स्वागत है सर। मीम अफजल जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले इस पूरी डिस्कशन को मैं ओपन करूंगा, शुरुआत करूंगा। हमारे साथ पार्थसारथी जी मौजूद हैं। आपसे सर, आज जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से चीन को मैसेज दिया गया या जिस तरीके से एक पाकिस्तान को मैसेज दिया गया, क्या इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, जब प्रधानमंत्री चीन में थे G20 समिट के लिए, तब भी उन्होंने हमारे पड़ोस में आतंकवाद के बारे में उन्होंने चर्चा की। मैं समझता हूं कि इस बार उन्होंने काफ़ी लोगों के ध्यान इस पर आकर्षित किया और ये सवाल उठाया दूसरों सदस्यों से। अब कहा तो नहीं, लेकिन अगर हम इस बात में एकत्रित नहीं हो सकते हैं आतंकवाद के बात में, तो भारत को इससे क्या लाभ है ब्रिक्स में रहना? ऐसे कहा तो नहीं गया, लेकिन मतलब यही था। दूसरी बात यह है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि चीन का जो आतंकवाद पर पॉलिसी बन रहा है, नीति बन रहा है, इट इज़ इवॉल्विंग, यानी कि धीमी गति से परिवर्तित हो रहा है। और यह स्पष्ट है कि और ये सार्वजनिक हो गया है कि पाकिस्तान के विदेश सचिव ने एक अंदरूनी बैठक में ये स्वीकार किया कि चीन भी अब पूछ रहा है हम आप कितने बार आपको समर्थन दें, कितनी देर के लिए समर्थन दें, इस पर ज़रा विचार कीजिए। तो उन पर इस तरह के दबाव लगाना
खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जहां रूस जैसे शक्ति मौजूद हैं जिन्होंने हमको समर्थन दिया है इस विषय पर, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन और रूस सम्मिलित होकर अमेरिका का सामना करते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये चीज, आज जो कुछ भी भारत ने कहा, जाहिर सी बात है भारत ने अपना स्टैंड ब्रिक्स में एकदम क्लियर कर दिया है पाकिस्तान को लेकर। अब जिस देश का करीब 46 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहां पे करीब 39% जो आर्म्स हैं वो चीन से आते हैं, और उसके बाद नंबर 2 पे अमेरिका है जहां पे 24% आर्म्स अमेरिका से आते हैं। क्या वो देश पाकिस्तान को किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करेगा? क्या हमें ऐसी उम्मीद है थोड़ी बहुत भी? देखिए, कहीं कोई भी विश्व में कोई देश है जो पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता है या पाकिस्तान को समझा सकता है, वो मेरा मानना है कि चीन है। आपने अभी व्यापार का आंकड़ा दिया, वाणिज्य का आंकड़ा दिया, और इसलिए अर्थशास्त्र के अंदर जो कहा जाता है कि उसके माध्यम से बहुत चीजें सफल हो सकती हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी ज्यादा अच्छी बनती है। और जो भारत का भी रुख है उसी दिशा में है कि पूरे विश्व भर में पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है। ब्रिक्स जैसे सम्मेलन के अंदर भी रशिया का जो एक थोड़ा सा रुख कहा जा रहा था, जिसपे चर्चा होती थी, ऐसा हमारा इतना नहीं मानना था, लेकिन रशिया ने भी खुल के भारत का सपोर्ट दिया है। और जितने भी और रीजनल अलाइज हैं, जिसको मैं कहूं एक तरह से बिम्स्टेक के माध्यम से जो लोग आए थे, उन्होंने भी भारत का ही साथ दिया है। अब ऐसे माहौल के अंदर चाइना भी ब्रिक्स का एक सदस्य होते हुए, इस रीजनल जो बड़ी अलाइज है बिम्स्टेक का भी रीजनल होते हुए, एक अलायंस होते हुए, उसको भी लगता है कि हम भी कितने दूर तक ही जाएंगे और पाकिस्तान का समर्थन करते रहेंगे। लेकिन सर, मसूद अजहर के ऊपर अभी भी चाइना का स्टैंड वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। नहीं, अब नहीं, मान गया, मगर देखिए कूटनीति में आप कहेंगे कि आज अंडा फोड़ा है और आज ही हम लोग ने फ्राई करके खा लिया, तो वो कूटनीति नहीं होती है। एब्सोल्युटली। ये थोड़ा सा बीज बोया जाता है और उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, और उस दिशा में भारत काम कर रहा है। और मुझे लगता है, जैसे जी पार्थसारथी जी कह रहे थे, उस तरफ हमारी सफलता हो रही है। समय थोड़ा लगेगा, मगर चाइना अपना रुख बदलेगा पाकिस्तान के विषय में, ना तो चाइना भी अपने आप को आइसोलेटेड एक तरह से पाना शुरू कर देगा। मीम अफजल जी, आपका टेक क्या है इस पर? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रिक्स के अंदर आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मसला उठाया है, उससे कुछ ना कुछ चाइना को असर लेना चाहिए। और किसी हद तक उन्होंने थोड़ा सा अपने रवैये में कुछ तब्दीली भी दिखाई है, लेकिन वो उसी वक्त तक है जब तक वो यहाँ हैं। जाने के बाद वो क्या बयान देंगे, कल परसों या 2-4 रोज़ के बाद उनका एटीट्यूड क्या होगा, वो देखने वाला होगा। प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी जब रशिया के साथ टॉक्स हुई थी, तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि पुराने एक दोस्त से 2 नए दोस्त बेहतर होते हैं। जी। वहीं मैं ये कहूँगा कि पुराने एक दुश्मन से 2 नए दुश्मन जो होते हैं ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इसलिए ये कभी नहीं समझना चाहिए। चीन का अभी आपने कुछ इंटरेस्ट बताया, कितना % बताया कि वो हथियार सप्लाई करते हैं। अमेरिका भी 24% हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान की अमेरिका से है, आप खुद बता रहे थे। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि उन देशों से जो हथियार सप्लाई करते हैं, उन देशों से हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना इंटरेस्ट छोड़ देंगे और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में आतंकवाद को लेकर के कोई बहुत तगड़ा स्टैंड लेने वाले हैं। क्या अमेरिका के सिर्फ बोल देने से होता है कुछ? हम तो ये समझे कि जिस दिन आतंकवाद जो है उसको रियल एक थ्रेट समझा जाए इस पूरी ज़मीन के लिए, सारी दुनिया के लिए, तो सबसे पहले तो ये हथियारों की जो सप्लाइयाँ हैं, इस पर कभी कोई नज़र डालता है कि इसको बंद होना चाहिए? क्यों एक तरफ जंग का माहौल पैदा करवाने के लिए ये मुल्क सप्लाई करते हैं हथियार, और फिर बैठ कर के जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आप बहुत सारी डिप्लोमेसी देखते हैं। मैं ये समझता हूँ
कि डिप्लोमेसी अपनी जगह पर है, लेकिन चीन ने अब तक जो कुछ भी रवैया इख्तियार किया है, हमारा जितना बड़ा कारोबार आज पूरे चीन के साथ हमारा है, हम जितना इंपोर्ट वहाँ से कर रहे हैं, जितनी उसकी मार्केट हम लोगों ने बनाई है, उसके बावजूद उसका जो रवैया है, आप इसी में देखिए कि हमारे तरफ से हमारी एक पॉइंट रेज किया है, एक मिनट, आपने एक पॉइंट कोशिश की सर, आपने बीर अफजल जी आपने एक पॉइंट रेज किया है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जनरल प्रसाद इस वक्त हमारे साथ है। सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, एक तरफ डिप्लोमेसी है और दूसरी तरफ वेस्टेड इंटरेस्ट है, और तीसरी बात है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, चीन इंटरनेशनल सिक्योरिटी में अपने आप को एक दर्जा देना चाहता है। इस लिहाज से क्या इस ब्रिक्स में कोई भी इंपैक्ट हो पाया? देखिए, मेरा मानना है कि ब्रिक्स में जो बातचीत हुई है बहुत अहमियत रखती है। वो एक बड़ा अच्छा लंबा कदम है इस डायरेक्शन में। मेरा ये मानना है कि सारा विश्व, चाहे ब्रिक्स हो चाहे और देश हो, और ख़ास तौर से चाइना, इंडिया और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, वो सब ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ये एजेंडा का नंबर 1 पॉइंट है। टेररिज्म बहुत पीड़ित कर रहा है भारत को, तो टेररिज्म से हमें बचना है और इसलिए हमें इस इलाके को एकत्रित करके टेररिज्म को खत्म करना है। चाइना अभी तक इस चीज पे माना नहीं है। चाइना ना तो मसूद अजहर पे माना है, ना पाकिस्तान को आइसोलेट करने के चक्कर में है। उनको अभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातचीत हो रही है, हथियार सप्लाई हो रहे हैं। दूसरी तरफ अब देखिए, चाइना भारत के संग ट्रेड बढ़ा रहा है। उस तरफ देखिए, बांग्लादेश से होते हुए आए हैं उनके प्रधानमंत्री, भी वहां एक बड़ा भारी कमिटमेंट हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो अगर आप इसको बिल्कुल नए नजरिए से देखें तो सबकी इस वक्त जो फोकस है वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर है। टेररिज्म तो उसके संग तंग कर रहा है। अगर हमें चाइना को किसी तरह से पाकिस्तान से दूर करना है और चाइना को भी इस ग्रुप में शामिल करना है जो कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर सके, सार्क में तो वो आइसोलेट हो ही चुके हैं, ब्रिक में वो है नहीं, शंघाई में भी उनका कोई खास रोल नहीं है। तो इस समय जो भारत की रणनीति, स्ट्रेटेजिक अप्रोच होनी चाहिए वो ये है, और पार्था साथी साहब इस पे शायद और गौर फरमाएंगे कि किसी तरीके से चाइना के साथ हमारी इकोनॉमिक बातचीत बढ़े। अब इसमें मैं एक सुझाव देता हूं। मैं आपको सर थोड़ा सा रोकूंगा, मुझे ब्रेक लेना है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। अपने दर्शकों को एक चीज बता दें, अगर हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसमें एक क्वार्टर यानी 25.7% जीडीपी जो है वो ब्रिक्स के जो देश हैं उसमें से आती है। एक बड़ा सवाल जो हम यहां से उठा रहे हैं अपने इस चैनल से वो ये है कि ब्रिक्स में जो भारत ने कहा उसे क्यों सुना जाएगा, और इसके 3 जवाब। पार्थ सारथी इस वक्त हमारे साथ हैं और हमारे साथ और मेहमान हैं। पार्थ सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा 3 बैकड्रॉप, आज जो ब्रिक्स हुआ है इसके 3 बैकड्रॉप। पहला सर्जिकल स्ट्राइक्स, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिसी को लेकर एक मैसेज ये चला गया कि भारत जो है एग्रेसिव स्टैंड ले सकता है, सॉफ्ट स्टेट नहीं है। दूसरा बलूचिस्तान, अभी तक ग्वाडर पोर्ट जो चीन का एक हब है, जो चाइना का पूरा इकोनॉमिक वो जो अपना बना रहे हैं सीपेक की, ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में आता है, और वहां पे जिस तरीके से वो लोग जिस तरीके से अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे, उनके स्टेटमेंट के बाद, वो काफी मैटर करता है। और थर्ड, एमटीसीआर में भारत की एंट्री, जिसको चीन बहुत वेहमेंटली अपोज कर रहा था। आपका टेक? सबसे पहले यह समझ लीजिए कि चीन के लिए एक जो महत्वपूर्ण मकसद है वो ये है कि भारत को प्रभाव को कम रखें। एब्सोल्युटली। और हमारे जो अच्छे संबंध बढ़ते जा रहे हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हिंद महासागर के क्षेत्र हो, वहाँ वो हम भारत के प्रभाव पर को सीमित रखना चाहते हैं। ये बदलेगा नहीं, लेकिन उसके लिए क्या रणनीति अपनाते हैं वो बदल सकता है जब वो रणनीति को पाते हैं कि वो हानिकारक है। लीजिए सवाल पाकिस्तान का आतंकवाद का। पाकिस्तान के आतंकवाद के कारण खुद अंदरूनी स्थिति बिगड़ी हुई है। अफगानिस्तान सीमा पर तनाव है, पश्तून विद्रोह पर है, बलोच विद्रोह पर है, सिंध विद्रोह पर है। इनका जो सड़क चल रहा है ये बलूचिस्तान के जरिए गद्दार जाता है। एब्सोल्युटली। जो 2 चीज़ें मोदी साहब ने की हैं, पहले बलूचिस्तान, दूसरा उन्होंने कोड़िकोड में पश्तूनों के बारे में भी जिक्र किया। अगर भारत चाहे दूसरों शक्तियों से मिलकर इस क्षेत्र में अस्थिरता फैलाना, और वो समझते हैं कि भारत के पास वो क्षमता है, तब चीन के जो योजनाएं हैं बिगड़ जाएंगे। तो इसीलिए आतंकवाद पर वो और तनाव पर
भारत और पाकिस्तान के तनाव पर वो संतुष्ट नहीं है, रोकना चाहते हैं और समझते हैं कि आतंकवाद को पाकिस्तान पर कुछ कार्रवाई करना चाहिए। अपने दर्शकों को मोटा मोटा समझा दें कि चीन को सिर्फ धंधे से मतलब है, यानी कि 3 युद्ध हुए, अगर 65, 71 और करगिल की बात करें, उससे पहले को छोड़ दें, तो चीन ने कभी भी पाकिस्तान का युद्ध में साथ नहीं दिया, यहां तक कि 65 तो 62 के बाद भी हुआ था। क्यों? क्योंकि चीन का बिजनेस इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होना चाहिए और इससे चीन का बिजनेस इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए इस ब्रिक्स में क्या भारत की सुनी जाएगी? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। उस वक्त हमने एक जिक्र छेड़ा आपसे और हम हमारे साथ खास पैनल में हमारे मेहमान मौजूद हैं। सवाल यह है कि चीन क्यों सुनेगा हमारी, और इसके बैकड्रॉप है 3 चीजें। सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स, क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें, कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की एक ऑथर है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें बाकायदा ये लिखा कि चीन के लिए सबसे ज्यादा मायना ये रखता है कि भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिसीज कैसी हैं। तो डोमेस्टिक पॉलिसीज और जो पॉलिसीज है और जो पॉलिटिक्स है, उसने एक मैसेज दिया। दूसरा, बलूचिस्तान, ग्वादर पोर्ट का अगर बात की जाए तो उसका एक मेन जो कहा जाए वो बलूचिस्तान का आता है उसमें। तीसरा, MTCR अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर भी भारत की एंट्री से चीन की थोड़ी भौहें तनी। शंकर प्रसाद जी, जनरल शंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ है। सर, चीन क्यों सुनेगा हमारी? क्या ये 3 वजह काफी नहीं है अपने आप में? चीन हमारी तब सुनेगा जब हम वो कर सकेंगे जो पाकिस्तान चीन के लिए कर रहा है। मिसाल के तौर पे उसको इकोनॉमिक कॉरिडोर दे रहा है जिसमें $47 बिलियन वो लगा रहा है। बलूचिस्तान से वो शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा लॉन्ग टर्म में। मेरा मानना यह है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, और जिस तरह से चाइना ईस्ट में देख रहा है, बांग्लादेश में वो इन्वेस्ट कर रहा है, म्यांमार में वो इन्वेस्ट कर रहा है, अगर भारत के संग भी उस तरह की कोई बातचीत हो सके तो मैं समझता हूं कि चीन पाकिस्तान को छोड़ के भारत की तरफ आएगा। और मैं समझता हूं कि एक केवल यही रास्ता है कि पाकिस्तान को चीन भी आइसोलेट करेगा और टेररिज्म के बरखिलाफ खासतौर से, बाकी चीजों में करे ना करे, लेकिन अगर हम उसको इकोनॉमिक ओपनिंग ईस्ट में दे सकते हैं किसी तरह से, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के, उसको ये करके कि जी सिर्फ ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, इसकी स्ट्रेटेजिक और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट को बैकग्राउंड में छोड़ दीजिए, अभी उसको बाद में सुलझाएंगे, अभी सारा विश्व इकोनॉमिक की तरफ देख रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब तक उसका इंटरेस्ट इकोनॉमिक पाकिस्तान में रहेगा, जब तक उसके पास ये हथियारों की सप्लाई करता रहेगा, तब तक चीन को पाकिस्तान से अलग करना कठिन है। वो बहुत पैसा वहां लगा रहा है, बहुत पैसा पहले ही लगा चुका है। उसको वहां से हटाने के लिए, पाकिस्तान से अलग करने के लिए हमें वो चाल खेलनी होगी जिससे कि चीन अलग हो और हमारे साथ आए। उसको भी इकोनॉमिक फायदा होगा, बांग्लादेश को हो रहा है, म्यांमार को हो रहा है, भारत को होगा। तो मैं समझता हूं केवल एक ही ये रास्ता है। इस पे शायद एम्बेसडर पार्थसारथी कुछ और कहना चाहेंगे, लेकिन जहां तक कि चीन का टेररिज्म का सवाल है, चीन इसको ओवरऑल जरूर अपोज करेगा, लेकिन पाकिस्तान को नेम नहीं कर पाएगा, वो अजहर मसूद को नेम नहीं कर पाएगा। चाहे अवश्य कहेगा कि सारा विश्व टेररिज्म से पीड़ित है और हमें इससे विश्व में एक साथ होकर इसके साथ लड़ना है। सर एक सेकंड, आप जो बात कर रहे हैं, 1 मिनट में आपको रोकूंगा, एक मिनट। आपने जो पॉइंट रखा है यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स है। मैं पार्थसारथी जी के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना चाहूंगा जो आप बताने, सर क्या ये पॉसिबल है? ये मतलब ये तो आप पूरा ही टेक्टोनिक शिफ्ट इन द फॉरेन पॉलिसी। चीन हमको प्रतिद्वंदी समझता है और रहेगा। चीन की आदत ये नहीं है कि किसी के पड़ोसी के साथ बराबरी का रिश्ता हो, ये उनके डीएनए में है। एब्सोल्युटली। तो कंटेनमेंट जिसे कहते हैं, यानी कि हमारे जो प्रभाव है उस पर उसको रोके रखना, उसको कम रखना, ये उनके नीति रहेगा, वो बदलने वाला नहीं। सोच ही रही है राइज ऑफ द मिडिल किंगडम। देखिए एक बात हमें समझना चाहिए, उनकी जो आर्थिक शक्ति है हमसे 5 गुना ज़्यादा है। डिफेंस इंडस्ट्री में भी आगे निकल गए हैं। जब तक हम एक किस्म का बराबरी इन चीज़ों में नहीं लाएं, वो होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है, हाँ ज़रूर पूंजी निवेश आएगा, लेकिन जहाँ भी चीन जाता है कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होता है। तो हमें हर एक विकल्प खुला रखना चाहिए। हाँ, चीन से जो फायदा मिले ज़रूर उठाइए, अगर वो यहाँ पूंजी निवेश करना चाहते हैं। नहीं तो आप जब ये चीज बता रहे हैं तो मैं यहां पर फिर ब्रिक्स के अस्तित्व की बात कर रहा हूं। सिद्धार्थ जी, हम जिस तरीके से देख रहे हैं, और मीम अफजल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका एक इंट्रोडक्शन जो अपने दर्शकों को देना चाहता हूं वो ये है कि आप फॉर्मर डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, पॉलिटिशियन आप बाद में बने, तो उस लिहाज से भी आपसे हम समझेंगे। लेकिन सिद्धार्थ जी, अगर ब्रिक्स की हम बात कर रहे हैं
और ब्रिक्स में इंडिया की डोमिनेंस की बात करें तो एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ चीन है, और रूस ने भी बाकायदा एक एक्सरसाइज की पाकिस्तान में, भले ही उसने उरी को लेकर पाकिस्तान की खंडन किया और उसकी भर्त्सना की, लेकिन हम नहीं भूल सकते कि चीन एक डोमिनेंट प्लेयर है, वो हमारी क्यों सुनेगा? देखिए, चीन हमारी क्यों सुनेगा, ये विषय तो देखिए जो अभी पार्थसारथी साहब कह रहे थे वो सही है। चाइना का एक फॉरेन पॉलिसी रही है कि अपने नेबर्स को दबा के रखें। तो भारत आज इकोनॉमिकली वर्ल्ड में सबसे तेजी से गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और चीन का गिरावट हो रही है, मगर साइज ऑफ इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि उनका जो एक एनुअल जो टर्नओवर होता है वो हमसे कहीं ज्यादा है, तो इसलिए उनकी शक्ति बढ़ती है। लेकिन भारत को विकल्प सब खोलते हुए भी भारत जिस दिशा में चला है कि अपने जो कहना चाहिए साउथ एशियन पैसिफिक रीजन के अंदर जो अपने समझौते कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है, वाणिज्य के माध्यम से मजबूत कर रहा है, और जो सब कॉन्टिनेंट के जो रीजन्स हैं जिसको सार्क कहते हैं, उसके अंदर भी भारत अर्थव्यवस्था के अलावा भी बहुत समझौते कर रहा है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड रहते हैं। तो कहीं न कहीं जो विश्व की भी शक्तियां हैं या विश्व में जो देश हैं छोटे या मध्यम साइज के हैं, उनको भी पता है कि चीन का रवैया क्या होता है। अब इस पे हम लोग कितने सफलता से आगे जाते हैं, इन चीजों को भी चीन बारीकी से देखेगा, और जब ये शक्तियां भारत के अंदर जब दिखती हैं और मजबूती दिखेगी वाणिज्य के माध्यम से, अर्थव्यवस्था के माध्यम से, तो चीन का भी कहीं न कहीं रुकावट करते हुए भी वो भारत के साथ समझौता रखना चाहेगा, और हमारे पास भी कोई ना कोई रास्ता निकलता जाएगा डिप्लोमेसी के अंदर, जिससे हम चीन को दबा सकते हैं, और पाकिस्तान के साथ जो हमें चीन से चाहिए वो उसको हम हासिल भी कर सकते हैं। तो ये समय लगेगा, मगर रास्ता हमारा ठीक है। मैं अपने सवाल को थोड़ा सा ट्वीक करूंगा, यहां पर उसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। मीम अफजल जी, सवाल यह है कि जो बलूचिस्तान में अभी हो रहा है, और चीन के लिए बलूचिस्तान कितना मायने रखता है, चीन और पाकिस्तान के रिश्ते के कितना मायने रखता है, चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके लिए कितना मायने रखता है, सबको पता है। जो बलूचिस्तान में अभी हो रहा है वो चीन के इंटरेस्ट में नहीं है, जो पाकिस्तान में अभी हो रहा है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीन के इंटरेस्ट में नहीं है। क्या ये समझा जाए कि चीन का जो धंधा है वो मंदा हो जाएगा अगर वहां पर अव्यवस्था बहुत बनी रहेगी, और यही चीज शायद चीन को समझनी चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अभी शंकर प्रसाद जी ने एक बात कही और कहा कि हमें अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उसको फैलाना चाहिए, और चाइना को मौका देना चाहिए कि वो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट ले। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री पहली बार चीन गए थे तो आप सब लोगों को याद होगा कितना ज़बरदस्त फैनफेयर हुआ था और कितना ज़बरदस्त कहा जा रहा था कि चीन से हम बहुत बड़ा निवेश लेकर के आएंगे। कई सौ बिलियन डॉलर की बात हो रही थी। लेकिन बाद में जब चीन के राष्ट्रपति यहाँ आए तो उनको किस तरह से उसका वेलकम किया गया, किस तरह उनको झूला झुलाया गया, वो सब बातें आपकी नज़र में होनी चाहिए। उसके बावजूद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, चीन का निवेश हमारे यहाँ नहीं आया, बल्कि हम बड़ी तादाद में चीन का सामान ख़रीदने का काम कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑलरेडी है, इसको मज़ीद बढ़ाने से कहीं चीन में कोई तब्दीली आ जाएगी, मुझे नहीं लगता है। अगर पूरे रीजन को देखा जाए तो चीन के लिए एक सबसे बड़ा जो उसका मुखालिफ मीम अफजल साहब, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा थोड़ा सा। हमारी चीन के प्रति जो सोच थी वो काफी में बड़ी काफी में बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन चीन चाहता था कि हमारे देश के खासकर हमारे प्रधानमंत्री ABCD थिंग्स करें और इसके अलावा ना करें। वो शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, और इसके बारे में शायद आपको पार्थसारथी जी ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो कही रहा कि आप इस देश में मत जाइए, उस देश में मत जाइए, चीन को नहीं, अभी पार्थसारथी जी ने तो बहुत कुछ कह दिया। हाँ, और पार्थसारथी जी ने तो बहुत कुछ कहा है। शुरू में उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, उनके मुकाबले में 20% है, 5 गुना छोटी है। तो वो बातें तो पार्थसारथी जी कह रहे हैं, मैं तो उसकी तायद और हिमायत कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि चीन के अंदर कोई तब्दीली आने वाली है भारत के लिए, और हमारे पास कोई रास्ता उसका है या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ। स्ट्रेटेजी आहिस्ता आहिस्ता बनती है हर देश की, लेकिन आगे चल के हम चीन का कैसे मुकाबला करेंगे ये देखने वाली बात होगी।
आपका रिएक्शन। देखिए, हमें असलियत को सामना करना पड़ेगा। चीन किसी के साथ बराबरी का रिश्ता नहीं रखता और ये हमारी प्रतिद्वंदी रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक तनावपूर्ण रिश्ता बन जाए। प्रयास ये रहना चाहिए कि सीमा पर तनाव ना हो। हाँ, ज़रूर कंपटीशन, मुकाबला तो हो गया ही, लेकिन उससे कड़वाहट ना पैदा हो। तो जो ब्रिक्स में हमने इस तरह से जोर से आतंकवाद का और पाकिस्तान का समस्या उठाया, चीन में G20 के मीटिंग पर भी उठाया, और जिस तरह से पाकिस्तान से संकेत आ रहे हैं कि चीन पूछ रहा है कि भाई कितने दिन के लिए हम इसको समर्थन करें, कुछ इस पर पाबंदी लगाइए। तो मैं समझता हूँ कि जैसे कि जनरल साहब ने कहा, धीमी गति से परिवर्तन आएगा, कोई जल्दबाजी से नहीं, लेकिन उस दिशा में उन्हें ले जाना हमारे राष्ट्रीय हित में है। उस दिशा में उनको ले जाना हमारे राष्ट्रीय हित में है। और एक बड़ा सवाल यह है कि ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। एक आखिरी सवाल हमारे सभी मेहमानों से। सवाल यह है कि सिर्फ चीन ही नहीं, जो बाकी देशों ने ब्रिक्स में हमारा साथ दिया है, उसका चीन के ऊपर कितना दबाव पड़ेगा? क्योंकि अभी हम सीधे डील कर रहे हैं एक ऐसे कंट्री से जो होस्टाइल कंट्री से बार बार मदद दे रही है, और वो है चाइना। सिद्धार्थ जी, आपका रिएक्शन। देखिए, आपने बार बार एक प्रश्न पूछा कि बलूचिस्तान से जो रास्ता जाता है पोर्ट पे, ग्वादर पोर्ट पे, वहां पे हलचल होगी तो चीन का क्या होएगा। मैं उसी के साथ जोड़ता हूं एक और राज्य जहां पे अभी इन्होंने $25 बिलियन का निवेश किया है, वो बांग्लादेश। दोनों जगह कहीं उथल पुथल रहे, और बलूचिस्तान में वो किसी भी माध्यम से हो, और दूसरा बांग्लादेश के अंदर भी आतंकी घटनाएं कम ना हो, जिसका कारण पाकिस्तान है। तो निवेश करना ही नहीं होता है, वहां से उनको रिटर्न्स भी चाहिए चाइना को। वो जब रिटर्न उनको जो वापस नहीं मिलेगी, चाहे वो पोर्ट से हो या बांग्लादेश हो या कोई भी राज्य से हो, देश से हो, तो वो निवेश खराब होगा, तो चीन को उस पे उसका दबाव महसूस होएगा। तो इसलिए ये भी जो कंट्रीज हैं, ये भी कहीं ना कहीं चाइना पे आतंकवाद के प्रति कहीं वो ठंडा नहीं होता, और चीन उसका समर्थन करता है, तो चीन को भी वो नसीहत देंगे और वहां पे उन पे दबाव भी पड़ेगा। मीम अफजल जी, आपका रिएक्शन इस पर। जी, मैं सबसे पहले कहूँगा कि चीन पर दबाव डालना हमारी राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे चीन की जो रवैया अब तक रहा है, अभी आप देखिए मसूद अजहर के मामले में यूनाइटेड नेशंस में बाकायदा जैश मोहम्मद के बारे में कह दिया गया है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बावजूद जिस तरह से हमारी तमाम टीम इस काम पर लगी रही और काफ़ी कोशिश की चाइना को समझाने की, लेकिन उसने अपना स्टैंड नहीं बदला। इसी तरह NSG पर उसने स्टैंड नहीं बदला, और बहुत सफाई के साथ हमारे मुल्क में आकर के उससे इनकार एक तरह से किया है। सिर्फ टेररिज्म को कंडेम कर देना, मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो बहुत सारे देश कर रहे हैं, उसमें चाइना भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन उनका जो अमल है वो देखना होगा। और मुझे लगता है कि काफी मायने रखता है कि खाली इन सब बातों से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड पर क्या करता है चीन, वो बहुत मायने रखता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि चीन को सिर्फ धंधे से मतलब है, और अगर उसका धंधे को कहीं से भी नुकसान पहुंचता है तो निश्चित तौर पर वो कोशिश करेगा ऐसा ना हो। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।